साथियों नमस्कार। साथियों 15 मई से 20 मई के बीच प्रधानमंत्री मोदी विदेशी दौरे पर रहेंगे। 5 देशों का दौरा कर रहे हैं और ये सभी पांचों देश ऐसे हैं जो आने वाले समय में भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। स्ट्रेटेजिकली भारत के लिए बहुत ही सिग्निफिकेंट होने वाले हैं। आज यूएई के दौरे पर थे, 2.5 घंटे के लिए यूएई गए थे। वहाँ पर किस किस तरह के समझौते हुए, यूएई किस तरह से भारत का एक बड़ा पार्टनर बनने जा रहा है, उस पर हम चर्चा करेंगे। उससे पहले आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, क्योंकि उसके बाद ही आप जान पाएंगे कि हम बार बार इन लोगों को क्यों खदेड़ते हैं। किनको? इनको। ये हमारे देश का विपक्ष है, आम आदमी पार्टी। इसने पोस्ट डाला, जनता को साल भर विदेश न जाने की सलाह और खुद के लिए सीधे एयरपोर्ट की राह। आप विदेश यात्रा ना करें और खुद 5 देशों की यात्रा पर चले गए। ऐसे करके प्रधानमंत्री मोदी पर एक सार्काज्म या सार्कास्टिक वे में उनका मजाक उड़ाया है। ऐसे ही इन्होंने एक और लगाया, देश हित में विदेशी यात्रा मत करो। और इधर लल्लन टॉप वाले का आम आदमी पार्टी ने डाल करके लिखा है, जनता से विदेश यात्रा टालने की अपील और खुद यूरोप दौरे पर पीएम मोदी। मतलब ये चाहते हैं कि प्रधानमंत्री भी विदेशी दौरे पर ना जाए, प्रधानमंत्री अपनी गाड़ी से कहीं भी ना जाए, गाड़ी का इस्तेमाल ना करे, प्रधानमंत्री भी अपने कमरे में बंद होकर के बैठ जाए जैसे आम जनता बैठी है, या जैसे आम जनता को कुछ रिस्ट्रिक्शन दिए हैं कि वर्क फ्रॉम होम करो, बाहर मत निकलो, विदेश में मत जाओ। तो ये चाहते हैं प्रधानमंत्री भी ऐसा करे और देश अपने आप चलता रहेगा। ये कॉमन सेंस है इनका, इसलिए इन पर गुस्सा आती है। बहरहाल मैं आगे बढ़ता हूँ, आपको खुद पता चल जाएगा विदेशी यात्रा पे क्यों गए। आप मुझे एक बात बताओ, एक एग्जाम्पल। आपके घर में या किसी एक घर की बात करते हैं, उसमें कई लोग रहते हैं, 6-7 लोग रहते हैं, और अर्निंग मेंबर है कोई एक व्यक्ति, मान लीजिए उस घर के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति, पिताजी उनके, और घर में कोई ऐसा संकट आ गया, पैसे की कमी हो गई या कोई साधन की कमी हो गई, किसी तरह का कोई क्राइसिस आ गया, तो पिता बच्चों से क्या कहता है या घर वालों से क्या कहता है कि आप लोग अभी घर से बाहर मत निकलना, बाहर दंगे हो रहे हैं, पैसे की भी दिक्कत है, दूध दही आटे इन सब की भी दिक्कत है, तुम लोग कम से कम बाहर निकलने का प्रयास करो, यही तो कहता है। और वो आदमी खुद बाहर इसलिए निकलता है ताकि घर के लिए सारी व्यवस्थाएं करके ला सके। और घर वाले कहते नहीं आप भी कहीं मत जाओ, आप यहीं बैठे रहो, तो फिर जिंदा कैसे रहेंगे सब। ये कॉमन सेंस कुछ लोग लगा रहे हैं सोशल मीडिया पे और ट्रोल कर रहे हैं। बहरहाल तो हमारे मोदी साहब, ये हमने तैयार किया एआई से, विदेशी यात्रा पर गए हैं जहां पर यूएई में उन्होंने कुछ बातें करी। अब आप खुद देखिए, प्रधानमंत्री ने सिर्फ 2.5 घंटे में ऑयल रिजर्व से लेकर के एलपीजी सप्लाई तक सारे एग्रीमेंट साइन कर दिए यूएई के साथ। और किस तरह के, मैं आपको पढ़ के बताता हूं, ये एमबीजेड है, जिसमें सबसे बड़ी बात जो साइन की गई है वो ये कि स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप होगी यूएई और भारत के बीच में। और मैं आपको लंबे समय से बता रहा हूं कि यूएई और भारत स्ट्रेटेजिकली डिफेंस के हिसाब से आपस में तालमेल मिलाते जा रहे हैं। फिर चाहे वो राफेल खरीदने की बात हो, भारत खरीदता है, यूएई भी खरीदता है। फिर चाहे भारत का आकाश तीर हो, यूएई उसको लेने के लिए बातें कर रहा है। चाहे S-400 हो, भारत के पास है, यूएई रशिया से बात कर रहा है। इसके साथ ही कई और हथियार हैं, है ना, जिस पर यूएई और भारत सिमिलर तरीके से खरीदी की बात कर रहे हैं। और आज देखिए, सबसे पहला फ्रेमवर्क इसी पर साइन किया है। क्या इसका महत्व है बताऊंगा। दूसरा, एमओयू ऑन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स। भारत के पास स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स यानी कि ऐसे रिजर्व जब सब खत्म हो जाए, पेट्रोल पंप पे भी पेट्रोल खत्म हो जाए, रिफाइनरीज में भी पेट्रोल ना बचे, यानी कि क्रूड ऑयल ना बचे, है ना, और हमारे जो नॉर्मल रिजर्व्स होते हैं उन पे भी ना बचे, तब जा करके जो सबसे इमरजेंसी में यूज़ किए जाएंगे उन्हें कहा जाता है स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स। इनमें भारत के पास अभी 60 दिन का तेल बचा हुआ है। मुख्यतः जो बड़े बनाए गए हैं वो भारत के 3 जगहों पर देखने को मिलेंगे, एक मैंगलोर में, विशाखापट्टनम में और पदूर में। यहाँ पर भारत के पास अच्छा खासा रिजर्व है। Indian refiners maintain 64.5 days of crude oil storage, so India has overall reserve oil storage of 74 days. ठीक है, तो हमारे पास जो रिजर्व है वो 74 डेज का है, स्ट्रेटेजिक रिजर्व 60 दिन का है। रिजर्व और स्ट्रेटेजिक रिजर्व में अंतर है। कई लोग आपको यूट्यूब पर ये कहते मिलेंगे, वो रिजर्व और स्ट्रेटेजिक रिजर्व में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो वो एक ही चीज़ बता देते हैं, एक नहीं है, अलग बातें हैं। ठीक है, तो भारत क्या बात कर रहा है? भारत बात कर रहा है यूएई से कि भाई जो आपकी अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी है, ये हमारे स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स को भरे रखने में हमारी मदद करती है। जो हमारी कंपनी है इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व कॉरपोरेशन, उसने ये रिजर्व बनाए हैं जिनमें वो तेल रखती है, और इन रिजर्व को भरे रखने का जो काम है वो यूएई की तरफ से होता है इस कंपनी के द्वारा, और यूएई उसमें भारत की मदद करता है। तो भारत ने ये डील करी है कि आप प्लीज़ इतनी सप्लाई हमारी रखना कि रिजर्व्स हमारे हमेशा भरे रहें।
यूएई ने कहा कोई दिक्कत नहीं है, हम सप्लाई आपको देते रहेंगे और यूएई से ये भी बात करिए कि लंबे समय तक हम आपसे तेल खरीदते रहेंगे, तो आप एक अच्छे रास्ते से हमें तेल पहुंचाते रहना। यूएई स्ट्रेटेजिकली क्यों इंपॉर्टेंट है? कारण, पहली बात तो ये है कि यूएई भारत को ये क्रूड ऑयल सप्लाई करने के मामले में चौथे नंबर पर था, अब 5वें पे आ गया है क्योंकि यूएसए से हम लेने लगे। तो टॉप 5 कंट्रीज में आता है जो हमें क्रूड ऑयल देती है। अभी रशिया से सबसे ज़्यादा ले रहे हैं, 50% तेल वहीं से आ रहा है। तो यूएई वैसे भी इंपॉर्टेंट था, लेकिन इस समय जैसे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक करने की बात कही जा रही है, उसमें यूएई कैसे मदद कर सकता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ये है आपकी, ठीक है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के इधर और इधर कौन कौन से देश आ रहे हैं? इधर ईरान आ रहा है और इधर आ रहा है ये पीला सा आप देख रहे हैं, मैं अगर इसको जूम कर दूं, देखिए ये आपको पीला सा छोटा सा पोर्शन दिख रहा होगा, ये ओमान का पोर्शन है। तो ये ओमान और ईरान के बीच में है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। अगर आपका जहाज ऐसे निकलता है तो दिक्कत वाली बात है, लेकिन अगर आपका तेल का जहाज ऐसे निकल जाए यूएई से तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसलिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में चाहे आग लग जाए, हमारे यूएई से सप्लाई होती रहेगी। हमने इसलिए भी यूएई को चुना है। ओमान से हमारी सप्लाई ऑलरेडी आ रही है। हमारे पास जो रशिया से सप्लाई आती थी सबसे ज़्यादा, उसके बाद आती थी आपकी ये सऊदी से, इराक से और यूएई से, इन 3 देशों से। तो इराक से आना तो भूल ही जाओ, क्योंकि इराक से लाना है तो फिर आपको ऐसे लाना ही पड़ेगा, वो अब आप ला नहीं पाओगे। तो इराक का जो सब्स्टिट्यूट है वो कम से कम जितना इराक से ले रहे थे वो अब आपको सऊदी से और यूएई से लेना पड़ेगा। हालांकि सऊदी से लेने भी बड़ा मुश्किल है, या तो सऊदी से यहाँ से ऐसे मंगाओ, मुश्किल है, या फिर सऊदी से यहाँ से ऐसे मंगाओ। तो यहाँ पर यमन में भी हूती बैठे हुए हैं जो कि ईरान के ही प्रॉक्सीज हैं। कल को ईरान ने अगर इनको एक्टिवेट कर दिया तो ये यहाँ से नहीं निकलने देंगे। ईरान के पास 2 बड़े रास्ते हैं जिनके जरिए वो दुनिया को ब्लैकमेल कर सकता है, एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, दूसरा ये बाब अल मंडेब। इसलिए गए प्रधानमंत्री मोदी। जिन लोगों को लग रहा है ना विदेशी यात्रा पर क्यों गए हैं, इसलिए गए हैं। और सुनिए, आपको एक फैक्ट और बताता हूं। आने वाले समय में भारत और इजराइल के बीच में अंडरस्टैंडिंग है कि इस क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा स्टेबिलिटी लेकर के आनी है। इस क्षेत्र में आतंकवाद, जो अलग अलग प्रॉक्सी ग्रुप्स आपस में लड़ रहे हैं, इन सबको मिनिमाइज करना है। तो भारत और इजराइल में ये अंडरस्टैंडिंग है। ये बात इन देशों को भी समझ में आ गई है कि यूएसए हमको बचा नहीं पा रहा। ईरान जिस तरह से हम पर हमले कर रहा है, यूएसए ने हमसे कहा तो था कि हम तुम्हें बचाने आएंगे, बदले में तुम अपना तेल सिर्फ डॉलर में बेचना, जिसे पेट्रो डॉलर कहा जाता है, पर यूएसए हमें बचाने आ नहीं रहा है। ऐसी स्थिति में अब हमें अपनी सुरक्षा की गारंटी खुद लेनी पड़ेगी या किसी और को देनी पड़ेगी। ऐसी स्थिति में इन सबको ये पता है कि अगर हमारी सुरक्षा की गारंटी ना कहें, लेकिन सुरक्षा में हमारे पास एग्रीमेंट्स अगर भारत और इजराइल कर लेते हैं तो हमें किसी से कोई खतरा नहीं है। इन लोगों को यहाँ पर खतरा केवल ईरान से था या इजराइल से हो सकता था। इजराइल को काफ़ी हद तक इन लोगों ने सेटल कर दिया है। ईरान को अभी यूएसए सेटल कर ही देगा विद द टाइम, सही 1 साल 2 साल जब भी है, उसके बाद इन पर कोई खतरा नहीं रहेगा। और ऐसे खतरे को खत्म करने के लिए भी जो थोड़ा बहुत है, इजराइल और भारत से दोस्ती करके रखो। ये सब हमको अपने डिफेंस एग्रीमेंट में इस तरह से कदम से कदम मिला के चलवाएंगे कि हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये चीज़ सबसे पहले यूएई ने भांप ली है, इसलिए भारत के साथ एग्रीमेंट करके चल रहा है। समझ गए? अब एक सवाल और, मैं एक जगह हेडिंग देख रहा था कि साहब इस्लामिक नेटो में अब जो है कतर ने भी कहा है कि हम शामिल होना चाहते हैं। यानी कि पाकिस्तान की लीडरशिप में एक इस्लामिक नेटो बन रहा है जिसमें यहाँ के कई सारे देश शामिल होना चाहते हैं। पाकिस्तान चूंकि न्यूक्लियर कंट्री है, उसके पास वो इसको लीड करना चाह रहा है। उसमें टर्की भी शामिल होना चाहता है, ऐसी बात सामने आई थी। ऐसी ये जो इस्लामिक नेटो वाली बात है, ये कभी आपको सफल होती नहीं दिखेगी, ये कभी बनता नहीं दिखेगा। जो नॉर्मल नेटो है वो तो कभी तक काम नहीं कर पा रहा। नॉर्मल नेटो जो यूरोप और यूएसए का संगठन है वो टोटली यूएसए पर डिपेंडेंट था। यूएसए उसको किस तरह से मदद पहुंचा पाया, नहीं पहुंचा पाया, हम सब जानते हैं। आज यूएसए की ये गत है कि यूएसए ईरान से नहीं जीत पा रहा है, और यूएसए ने तो इन देशों से कहा था कि हम तुम्हें हर तरह से रक्षा प्रदान करेंगे, जो नहीं कर पा रहा है। तो नेटो को संभालने वाला सबसे बड़ा प्लेयर यूएसए जब आज खुद डगमगा रहा है, तो ये इस्लामिक नेटो का क्या ही अस्तित्व है। टर्की क्या ही बचा लेगा, सऊदी क्या ही बचा लेगा, और पाकिस्तान की तो कोई औकात ही नहीं है। ये इस्लामिक नेटो की हवा उड़ाई जा रही है सिर्फ इसलिए ताकि कल को जब ये देश अमेरिका से ये कहेंगे कि अमेरिका हमें आपकी सेवा की कोई ज़रूरत नहीं है, अपने पोर्ट्स और अपने हथियार यहाँ से ले जाओ, और अब हमें भी ज़बरदस्ती मत करना कि हम अपना तेल तुम्हारे डॉलर में ही बेचेंगे। तो ये लोग यूएसए से जान छुड़ाने के लिए यूएसए को एक विकल्प या दुनिया को एक विकल्प दिखाना चाह रहे हैं कि इस्लामिक नेटो बना के हम अपनी सुरक्षा कर लेंगे, बट बनेगा वो कुछ नहीं। अंत में गाड़ी भारत और इजराइल के भरोसे ही आके टिकेगी।
तो ये इस्लामिक नेटो चलता रहेगा चर्चाओं में, लेकिन कभी अस्तित्व में आता आपको नहीं दिखेगा। ये दुनिया के सामने ये बताने के लिए तैयार किया गया गुब्बारा है कि कल को जब यूएस यहाँ से हटेगा तो हमारे पास और मजबूत चीज होगी, बट वो होगी में ही रहेगा। समझ गए? तो यूएई को एक तो सुरक्षा चाहिए, दूसरा यूएई भारत के साथ किस तरह से अलाइंड है, ये आप इस तरह से समझ सकते हैं कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि पाकिस्तान के 20,000 से ज़्यादा शियाओं को यूएई ने यहाँ से खदेड़ के वापस भगा दिया पाकिस्तान, भागो। दूसरी बात आपको पता चलेगी कि पाकिस्तान के पास $3.5 बिलियन का लोन था जो यूएई ने पाकिस्तान को दिया था, यूएई ने वो वापस मांग लिया है। और तीसरी बड़ी बात, यूएई में बड़े स्तर पर पाकिस्तानी रहते हैं जो जॉब करते हैं, यूएई धीरे धीरे उन्हें भी बाहर निकाल रहा है अपार्ट फ्रॉम शिया पाकिस्तानी। तो वो काम कैसे चलाएगा? भारतीयों से। अब यूएई में ज़्यादा से ज़्यादा और भारतीय पहुंचेंगे जो वहां पर सेवाएं देंगे। एक चीज़ आपको और बताता हूं मैं, आपने कई बार ये सोचा होगा कि भाई भारत इन देशों को इतना खुश करके क्यों रखता है, इन देशों के साथ भारत इतना अच्छा तालमेल बना के क्यों चलता है। भारत में एक नुपुर शर्मा कोई विवादित बयान दे देती हैं तो उनको इस तरह से नज़रबंद सा कर दिया जाता है और दलील ये दी जाती है कि इन देशों को सेट करने के लिए ऐसा किया है, कहीं ये बुरा न मान जाए। क्या हम इन देशों के भरोसे सिर्फ तेल के लिए हैं? नहीं, तेल तो हम रशिया से ले लेंगे, यूएसए से ले लेंगे, वेनेजुएला से ले लेंगे, ब्राज़ील से ले लेंगे, अफ्रीका से ले लेंगे। तो इन पर ऐसी क्या चीज़ है जो हमें अभी तक बांधे रखी है? वो है रेमिटेंस, यानी कि विदेश में जाकर के जो भारतीय काम कर रहे हैं, कमा करके जो पैसा भारत भेजते हैं, उसे रेमिटेंस कहा जाता है। भारत में टोटल पूरी दुनिया से जो रेमिटेंस आता है भारतीयों के द्वारा, वो करीब $120 बिलियन का आता है, करीब करीब। ये किसी भी देश के साथ हमारे व्यापार से भी बड़ा है। और इस $120 बिलियन में से $50 बिलियन, यानी करीब करीब टोटल रेमिटेंस का 40% रेमिटेंस इस क्षेत्र से आता है। और ये बहुत बड़ी बात है। अगर ये रेमिटेंस आना बंद हो जाए तो हमारे यहाँ जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ता हुआ $700 बिलियन के आसपास पहुँच गया, ये उतना नहीं पहुँच पाता। मोदी जी कह रहे हैं कि बाहर की चीज़ें मत खरीदो, पैसा देश में ही रखो, बाहर मत जाने दो, बाहर मत जाने दो। तो जितना ज़्यादा रेमिटेंस आता है उतना अच्छा रहता है। और इसलिए जब ये यूएई यहाँ से पाकिस्तानियों को भगाएगा तो यूएई यहाँ पर एक वैकेंसी क्रिएट करेगा जिसमें भारतीय पहुँचेंगे, इससे यूएई भारत और जुड़ेंगे। तो यूएई ग्राउंड तैयार कर रहा है, सफाई कर रहा है कि पाकिस्तान को भगा रहा हूँ, भारत के साथ अलाइंड हो रहा हूँ। बदले में हम भी कह रहे हैं कि भाई देखो ऐसा है कि पेट्रोल डीजल सब आते रहना चाहिए। एलपीजी जो हमारा डोमेस्टिक एलपीजी यूज होता है उसका 40% के आसपास यूएई से आता है, यूएई से 40%। हालांकि जब क्रूड ऑयल को हम रिफाइन करते हैं तो एलपीजी तैयार हो जाता है, लेकिन हमारे देश में एलपीजी की इतनी ज़्यादा खपत है कि हम अब खुद बना करके उसकी पूर्ति नहीं कर सकते, हमें 40% बाहर से मंगाना पड़ता है, जो कि अकेला यूएई बाहर से मंगाने वाला 40% देता है हमें। तो यूएई इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एलपीजी का इतना बड़ा स्रोत है, जो आपको क्रूड ऑयल बड़े बढ़िया मार्ग से पहुंचा सकता है बिना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के बीच में आए, जो आपके साथ डिफेंस में अलाइन होकर के चल रहा है, जो पाकिस्तान को लात मार रहा है आपके सामने, जो पाकिस्तानियों को खदेड़ के भगा रहा है, इस समय उसको अपने साथ रखो। और यही कारण है कि ईरान यूएई पर बार बार हमला कर रहा है, क्योंकि ईरान को यूएई का सिग्निफिकेंस पता है। ईरान जानता है कि अगर यूएई को ध्वस्त नहीं किया तो यूएई के पास इतना बड़ा मार्केट है भारत के रूप में कि वो एग्जिस्ट कर जाएगा। तो अगर ब्लैकमेल करना है पूरी दुनिया को, पूरी दुनिया में आपको किसी को ब्लैकमेल नहीं करना, सिर्फ आप भारत, चाइना, रशिया, यूएसए जैसा एक आध देश और पकड़ लो, इनको ब्लैकमेल कर लो तो दुनिया ब्लैकमेल हो जाती है। भारत अगर ब्लैकमेल हो गया या इनडायरेक्टली दबाव में आ गया, जो कि हम आ रहे हैं धीरे धीरे अब क्रूड ऑयल की दिक्कत से, तो ये युद्ध अपने आप, पूरा युद्ध जो है यूएसए पर प्रेशर बनाएगा। और भारत को हल्का सा भी दबाव में लाना है तो भारत को जहां से कंफर्टेबली क्रूड ऑयल मिल रहा है वहां आतंक मचा दो। और भारत को एलपीजी और क्रूड ऑयल जो आसानी से भी मिल रहा है अपार्ट फ्रॉम रशिया, उनमें से एक यूएई है, इसलिए यूएई को फूंकते रहो, इसीलिए यूएई पर ये सब हो रहा है। ठीक है जी, तो आप समझ पाए होंगे कि यूएई। अच्छा, इसमें और क्या क्या बातें करी हैं? एग्रीमेंट ऑन सप्लाईज ऑफ एलपीजी। ठीक है, देखो एलपीजी में मैं आपको बता दूं, ये लिखा, द एग्रीमेंट वाज साइंड बिटवीन इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन and ADNOC secures a long-term prioritized supply of fuel from the UAE which fulfills roughly 40% of India's domestic LPG requirement। भारत के 40% की वहां से खपत करवाता है बाहर से। ठीक है जी, तो इसीलिए मोदी जी विदेश की यात्रा पर गए हैं। MOU ऑन शिप रिपेयर क्लस्टर बनेगा गुजरात में,
इन्वेस्टमेंट यूएई भारत में $5 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करेगा, तो बाहर से कुछ पैसा तो इंडिया में आएगा, आए। हमें ज़रूरत है बाहर से पैसा ज़्यादा से ज़्यादा आए, इन्वेस्टमेंट आए। तो ये बड़ी बात है जिसको लेकर के दोनों देशों में बातचीत हुई है। और अभी कुछ समय पहले, शायद फेब की बात है या जनवरी की बात है, शायद जनवरी की बात होगी, महीना आगे पीछे हो सकता है दिसंबर भी हो, जब ये MBZ यूएई वाले भारत आए थे 2.5 घंटे के लिए। तो भारत यूएई अपना तालमेल बना के चल रहा है। यूएई को टूरिज्म चाहिए, यूएई को खरीदार चाहिए, यूएई को ऐसा पार्टनर चाहिए जिस पर वो भरोसा कर सके, और भारत को एक ऐसा सप्लायर चाहिए जो संकट में भी सप्लाई करता रहे। तो इसलिए भारत इनको चुन रहा है। ठीक है, अब आपको मैं एक चीज़ और बता दूं कि यूएई के बाद प्रधानमंत्री जाएंगे नेदरलैंड्स। ठीक है, यूएई के बाद नेदरलैंड्स, नेदरलैंड्स के बाद आपके स्वीडन, नॉर्वे, नॉर्वे के बाद इटली होते हुए भाभी जी से मिलकर के इंडिया आ जाएंगे। ये है, लास्ट में मिला जाता है ना अपनों से। अब इन सभी देशों में क्यों जा रहे हैं अभी हल्का हल्का सा बता देता हूँ, बाकी डिटेल्ड जैसे जैसे जाएंगे, जो जो एग्रीमेंट करेंगे, तब मैं और डिटेल्ड वीडियो का ज़रूरत हुई तो बना दूंगा। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊं, नेदरलैंड्स क्यों जा रहे हैं, उससे पहले आपको एक कहानी बताता हूं, जो मैंने कहा था कि पिछली वीडियो में कहा था कि अगले में बताऊंगा। हाल ही में ट्रंप चचा चीन पहुंचे 2 दिन की यात्रा पर, 14-15 मई चीन में रहे। चीन में कुछ खास एग्रीमेंट हो नहीं पाया, और अपने यहाँ के जितने भी रईस हैं सबको लेके गए थे। इलॉन मस्क को लेके गए, एनवीडिया वाले को लेकर के गए, एप्पल वाले को लेकर के गए, माइक्रोसॉफ्ट वाले को कईयों को लेकर के गए। और ये सब वो लोग थे जो आने वाली आईटी टेक्नोलॉजी या एआई या इस जैसी कंपनी से जुड़े हुए लोग हैं। बट कुछ बात बन नहीं पाई। अब आप समझो होने क्या वाला है, बहुत बड़े तूफान के पहले का सन्नाटा है। तूफान क्या है, ध्यान से सुनिए। ट्रंप ने चाइना में जाकर के कहा कि आप हमें जो सेमीकंडक्टर चिप्स होती हैं, जो मदरबोर्ड में, फ़ोन में, लैपटॉप्स में, इन सब में यूज़ होती हैं, ये सेमीकंडक्टर चिप्स का रॉ मटेरियल, कच्चा माल बना के हमें दे दो। चाइना ने कहा हम दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ट्रंप ने कहा चाइना से, चाइना ने कहा दे देंगे। लेकिन ट्रंप कहते हैं कि जब हम उस रॉ मटेरियल को एआई टेक्नोलॉजी युक्त बना देंगे, यानी एडवांस बना देंगे, उसमें एआई युक्त टेक्नोलॉजी जब तैयार कर लेंगे उससे, पर वो हम तुम्हें नहीं बेचेंगे। आप बात समझ पाए? जैसे भारत के यहाँ से कच्ची स्टील की शीट्स जापान जाती हैं, जापान उनसे कार वगैरह, मोटर बाइक्स ये सब बनाता है, और वो भारत में आकर के बेचता है। अब जापान ये कहे कि स्टील हम भारत से ले तो लेंगे, लेकिन स्टील से बनी हुई चीज़ें भारत नहीं बेचेंगे, तो बात नहीं बन पाएगी। लेकिन ट्रंप अहंकारी आदमी है। ट्रंप ने साफ साफ कह दिया कि हम चाइना को ये चीज़ें देने से पहले सोचेंगे, बड़ा मुश्किल है हम चाइना को दें। तो चाइना वहाँ बेवकूफ़ बैठा हुआ है, जो तुम्हें कच्चा माल देता रहे, तुम्हें एडवांस एआई की तरफ आगे बढ़ाता रहे, और खुद बैठ करके झुंझुना बजाता रहे। तो इस पर सहमति बन नहीं पाई है, लेकिन कोशिश हो रही है कि कुछ बीच का रास्ता निकल आए। ऐसा एनवीडिया वाले प्रमुख ने कहा, और यूएसए के कुछ मंत्रीगणों ने कहा। अभी यूएसए कच्चा माल कहाँ से ले रहा है चिप्स का? अभी यूएसए जो सेमीकंडक्टर चिप्स ले रहा है, सबसे ज़्यादा ताइवान से ले रहा है। कहानी समझ पाए? तो यूएसए क्यों चाहता है कि हम ताइवान के बजाय चाइना से लेना स्टार्ट कर दें? चाइना से भी ले रहा है वो पहले से, बट वो चाहता है कि धीरे धीरे ताइवान से कम कर रहा है, चाइना से बढ़ाना चाह रहा है। ऐसा क्यों? धीरे 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 ताइवान से अपनी कंपनीज को बाहर निकाल रहा है यूएसए, क्योंकि यूएसए जानता है कि चाइना ताइवान पर, और चाइना ताइवान को बिना फोर्स के, बिना बल प्रयोग के हासिल कर ले, इसके लिए जरूरी है कि ताइवान को वैसे ही कमजोर कर दो कि वो टिकी ना पाए। आज ताइवान क्यों टिका हुआ है? सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज की वजह से। बड़े बड़े ग्राहक उससे खरीदने आते हैं। अगर वो ग्राहक ही लेना बंद कर दें तो ताइवान की इकोनॉमी तो वैसे कोलैप्स हो जाएगी। चाइना के लिए बहुत आसान रहेगा ताइवान को लेना। तो जब यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुआ था, तो बेस बन रहा था यूएसए ईरान वॉर का, और जब यूएसए ईरान वॉर चल रहा है तो बेस तैयार हो रहा है चाइना ताइवान का। और आपको एक चीज़ और बता दूं, पीओके भी पैरेलल चल रहा है जी। आप कहेंगे हमें ये सब बातें क्यों कह रहा हूं, और नेदरलैंड्स वाली बात कहाँ रह गई? ये भी आइए आइए देखिए, अभी हम आपको चीज़ें दिखा देते हैं। देखो ये वो खबर है 15 मई की,
द टेक डाउनलोड, ट्रम्प्स चाइना विजिट स्पार्क्स फ्रेश क्वेश्चंस ओवर चिप एक्सपोर्ट एंड रेयर अर्थ एक्सेस। रेयर अर्थ मिनरल्स भी मांगने गया था ट्रम्प, बात बन नहीं पाई है। ठीक है, ये जो यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव थे जेमिसन ग्रीर, इन्होंने कहा था कि अभी तक कोई बात बन नहीं पाई है, और ट्रम्प ने डायरेक्ट बात कह के खेल बिगाड़ दिया था। एक कंपनी है TSMC, ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। ये वो कंपनी है जो दुनिया में सबसे ज़्यादा सेमीकंडक्टर चिप्स बनाती है और ताइवान से एक्सपोर्ट करती है USA वगैरह सब जगहों पर। समझ में आ गई क्या बना रही है? चिप्स। लेकिन चिप्स बनाने की तकनीक क्या है? चिप्स बनाने वाली मशीनें कैसे बनती हैं? चिप्स बनाने वाली मशीनें कौन बनाता है? ये बनाता है नेदरलैंड्स। कहानी समझ गए? चिप्स बना तो ताइवान रहा है सबसे ज्यादा, फैक्ट्री लगा लगा के, लेकिन बनने वाली जो टेक्नोलॉजी होती है, मशीन्स होती हैं, वो सबसे ज्यादा नेदरलैंड्स में बनती है। टेक्नोलॉजी नेदरलैंड्स के पास है, सबसे ज्यादा वो देता है। दुनिया में सबसे बड़ी जो इसकी स्थापना उसी की है। देखना चाहेंगे? देख लीजिए। ये है ASML, एडवांस्ड सेमीकंडक्टर मटेरियल लिथोग्राफी, इज अ डच multinational corporation that develops and manufactures photolithography machines which are used to produce integrated circuits, वही chips. It is the largest supplier for the semiconductor industry as well as the most advanced producer of extreme ultraviolet lithography machines that are required to manufacture the most advanced chips. यानी सबसे ज़्यादा एडवांस्ड चिप्स बनाने में जो मशीन यूज होती है वो बनती है नेदरलैंड्स में। ट्रंप खरीदने गया था चिप्स, हम डील करने जा रहे हैं उस मशीन की, उस टेक्नोलॉजी की। हम बाहर से चिप्स ना खरीदें, यह प्रयास हमारा है, हम खुद बनाएंगे। और भारत में जो सेमीकंडक्टर रेवोल्यूशन का फेज़ 2 चल रहा है, उस कार्यक्रम का कुछ नाम है, वो मैं नाम भूल रहा हूँ, कुछ सेमीकंडक्टर ऐसा कुछ है, उसमें यही बल दिया जा रहा है कि भारत में ज़्यादा से ज़्यादा सेमीकंडक्टर बनाने पर जोर दिया जाए, उसके स्टार्टअप्स खुलें, इंडस्ट्रीज़ खुलें, सरकार मदद कर रही है, उसके लिए टेक्नोलॉजीज़ ला रही है बाहर से, और टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा गढ़ है नेदरलैंड। छोटा सा देश है, लेकिन बात अगर बन गई तो मज़ा आ जाएगा। इसलिए कह रहा हूँ कि जब प्रधानमंत्री मोदी नेदरलैंड में बातचीत करेंगे, देखना ये बात सामने आएगी। और देखिए, समझ गए? इसलिए नेदरलैंड्स जा रहे हैं कि हमें बाहर से मिनिमम चीज़ें खरीदनी है, बहुत हो गया है बाहर से लेने जैसा। हम फंस जाते हैं, ग्लोबल आफत आती है कोई, हम पे बिल्कुल टूट पड़ती है, फिर हम स्वदेशी करने लग जाते हैं। नहीं। अब अगला सवाल कि ट्रंप की कहानी मैंने आपको समझा दी। ट्रंप की एक बात और थी, कोई मैंने एक लिंक निकाला था, ये था क्या? ट्रंप सेज ही विल पुट 100% टैरिफ ऑन सेमीकंडक्टर। ये पिछले साल का है। ट्रंप ने पिछले साल से भूमिका बना दी थी कि ताइवान से ज़्यादा माल ना लेना पड़े। ये जो 100% सेमीकंडक्टर पर टैरिफ लगाया था, इसलिए लगाया था ताइवान को परेशान करने के लिए। मैंने एक वीडियो में पहले बताया था कि ये ताइवान से बाहर निकलना चाह रहा है। एक चीज़ और बताई थी, ये चाइना शार्पन्स क्रिटिसिज्म ऑफ यूएस चिप इक्विपमेंट बिल एज ट्रंप अराइव्स इन बीजिंग। तो ये जो यूएस चिप इक्विपमेंट बिल है ना, वो यही था ये बिल कि हम रॉ मटेरियल बाहर से लेंगे लेकिन अपनी एडवांस चिप्स नहीं बेचेंगे। चाइना ने कहा अच्छा, हम ऐसे ही मतलब झुंझुना मजाने के लिए क्या? आगे देखिए, तो मोदी साहब यूएई पहुंचे, यूएई से नेदरलैंड पहुंचे, नेदरलैंड से पहुंचेंगे स्वीडन। आई थिंक पहले स्वीडन ही जाएंगे, फिर नॉर्वे जाएंगे। स्वीडन और नॉर्वे ये दोनों देश ऐसे हैं जो ग्रीन एनर्जी के लिए जाने जाते हैं। स्वीडन में बैटरीज बहुत बनती हैं, ई व्हीकल पर काम कर रहा है। स्वीडन 5G 6G टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है। आपने एरिक्सन कंपनी सुनी होगी, वो यहीं की है, 6G पर काम कर रही है। स्वीडन से अगर हमने बात कर ली है तो हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को और एडवांस बना सकते हैं, इसलिए जा रहे हैं विदेशी यात्रा पे। दिखा दूँ आपको, ये क्या है? तो वो है नॉर्डिक कंट्रीज में ही आता है ये जितने भी हैं, नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन, डेनमार्क, आइसलैंड। यहाँ पर एक नॉर्डिक समिट भी होनी है। इस समिट में इन्हीं देशों का एक समूह है, ये सब लोग मिलकर के यहाँ पर कैसे एग्जिस्ट करना है, किस तरह से तालमेल बिठा के काम करना है, उसकी मीटिंग करते हैं। तो ये तीसरी समिट ऐसी है, भारत भी इसमें जा रहा है, भारत को एज अ गेस्ट बुलाया है, और भारत के प्रधानमंत्री मोदी
ओस्लो में, नॉर्वे में, जो सबसे लास्ट में 18-19 तारीख के आसपास नॉर्वे जाएंगे, तब वहाँ पर इस मीटिंग में शिरकत करेंगे। तो इस मीटिंग में शिरकत करके बात करी जाएगी कि ग्लोबल वार्मिंग कैसे कम करें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को कैसे आगे बढ़ाएं, भारत इसमें क्या योगदान दे सकता है, क्लाइमेट चेंज को कैसे कम करें, इस पर भारत बात करेगा। तो वो तो कभी भी कर सकता है। बट नॉर्वे जाने का और क्या पर्पज़ है? नॉर्वे जाने का एक पर्पज़ और है कि जो नॉर्वे है, ये यहाँ की एक कंपनी है जो भारत को एलपीजी दे रही है। एलपीजी 43 साल बाद, 43 ईयर्स बाद भारत का कोई प्रधानमंत्री नॉर्वे जा रहा है। लास्ट टाइम इंदिरा गांधी गई थी, आई थिंक 83 में, है ना। तो 43 ईयर्स बाद प्रधानमंत्री मोदी जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि नॉर्वे की एक कंपनी है, एक सेकंड नाम, हाँ, इक्वानोर। ये इक्वानोर भारत को एलपीजी दे रही है अभी भी। हम इससे ये डील और बढ़ाने जा रहे हैं। और हाँ, कई ऐसे शिप्स के इंश्योरेंस हैं जो ये यूरोपियन कंपनीज करती हैं। मान लो आज कोई शिप आ रहा है, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होता हुआ भारत आ रहा है, तो एक तो तेल वैसे ही महंगा हो गया है, तो महंगा तेल पड़ेगा। दूसरा, जो शिप्स का इंश्योरेंस करने वाली कंपनीज होती हैं, वो भी इस समय अपने रेट बहुत बढ़ा देती हैं, क्योंकि उन्हें पता है खतरा ज़्यादा है। तो ऐसी जो कंपनीज जो इंश्योरेंस करती हैं, उनमें से कई यूरोपियंस हैं। भारत उनसे भी बात करने जा रहा है और एलपीजी की एक लॉन्ग टर्म डील करने जा रहा है। एलपीजी का मतलब ये थोड़ी हम फिर यूएई पे ही निर्भर हो जाएं, एलपीजी के भी कई स्रोत निकालने पड़ेंगे। तो इस पर हम बात करने जा रहे हैं। और इस यात्रा के दौरान होने वाली चर्चाएं मुख्य रूप से लंबे समय के लिए ऊर्जा समझौता, एनर्जी करने और समुद्री क्षेत्र में साझेदारी बढ़ाने जैसे मुद्दों पर केंद्रित रहेगी। समुद्री क्षेत्र, समझ गए आप? भारत में नॉर्वे की राजदूत एम एलिन स्टेनन ने यह जानकारी दी। नॉर्वे के दिग्गज कंपनी इक्वानोर भारत को एलपीजी भेज रही है। वह चाहती है कि उसके साथ लंबी अवधि का भरोसेमंद कॉन्ट्रैक्ट किया जाए, इसलिए जा रहे हैं 5 दिवसीय यात्रा पर। बाकी जो डील होंगी मैं तब वीडियो बना के बता पाऊंगा, अभी मैं इतना ही हिंट दे सकता हूँ, समझ गए? अब इसके बाद जाएंगे इटैली। इटैली, वेयर इज इटैली? इटैली, भाभी जी से मिलने। अब इटली क्यों जा रहे हैं उसकी भी एक हिंट दे देता हूँ, बाकी जब डील होगी तब बता पाऊंगा। देखिए, गौर से इस नक्शे को देखिए। यहाँ से आए आप इजराइल होते हुए, ग्रीस पड़ रहा है, ग्रीस के कई सारे आइलैंड्स हैं। इधर आपका टर्की है। टर्की और ग्रीस की बनती नहीं है, टर्की है, भारत का दुश्मनी समझ लो इसे, पाकिस्तान की मदद करता है ये बन नहीं पा रही है इन दोनों की। साइप्रस से लड़के बैठा है, साइप्रस का आधा देश कब्जा के बैठा है। तो भारत एक कॉरिडोर बन रहा है, आईमेक कॉरिडोर, इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर। जब से इसकी घोषणा हुई है तभी से इजराइल और हमास का युद्ध स्टार्ट हो गया, तब से बन ही नहीं पाया ये, फिर ईरान और ये स्टार्ट हो गया। तो वो मुझे लग रहा है अब कि इसका रूट बदलेंगे अब ये लोग, और अब उस कॉरिडोर को ग्रीस पे लाके खत्म करने के बजाय इटली पे लाके खत्म करने की योजना बनाई जाएगी। कहानी क्या है दोबारा समझो। देखो, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर दूं, मेरे पास एक तो अच्छी क्वालिटी का मैप नहीं है, मैं तैयार करवाऊंगा किसी से। देखिए, अब ये थोड़ा फेडेड है, बट आप समझ गए मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। अभी जो आईमेक कॉरिडोर बन रहा था, इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर, इसमें भारत से एक रास्ता बनता जहाज पानी का, यूएई पहुंचता, यूएई से सऊदी पहुंचता, सऊदी से इजराइल पहुंचता, इजराइल से ग्रीस पहुंचता। ऐसे एक रास्ता तैयार होने वाला था, जो काम अभी हो नहीं पाया। जो बाइडेन ने 2023 में कह दिया था कि 2 महीने के अंदर अंदर इसे स्टार्ट कर देंगे, तब की बात है जब भारत में G20 समिट हो रही थी 2023 में। चलिए, अब चूंकि यहाँ आप जानते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का मसला है, इजराइल में आप देख रहे हो कि हम इजराइल खुद ही युद्ध में हमास से लड़ रहा है, चाहे लेबनान से लड़ रहा है। अब हो सकता है आने वाले समय में, आई एम नॉट श्योर, मुझे ऐसा लगता है कि रास्ता तैयार ये किया जाएगा कि भारत से इथोपिया पहुंचो, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री इथोपिया गए थे। इथोपिया से इजिप्ट पहुंचो, इजिप्ट से ग्रीस जाने के बजाय इटली पहुंचो और यूरोप रीच कर जाओ। मे बी ये रूट बने। भारत कह देगा कि भाई यूएई देखो, तुम्हारे साथ तो हमारा अलग ही बॉन्ड है, और सऊदी तुम्हें कोई दिक्कत आ रही है तुम्हें हम यहाँ से माल पकड़ा देंगे, ये मार्ग तुम यूज़ कर लेना, और इजराइल तुम्हें चाहिए तुम्हें यहाँ से पकड़ा देंगे। सब लोग शामिल ही हैं। वो रास्ता पकड़ने के लिए ये रास्ता पकड़ चलते हैं। ग्रीस इसलिए नहीं पकड़ रहे, ग्रीस के कई सारे विवादित क्षेत्र हैं, या टर्की कभी भी यहाँ पर बदमाशी दे सकता है। तो हम कोई ऐसा रिस्क लेना नहीं चाहते कि भविष्य में कल को टर्की कोई रास्ता ब्लॉक कर दे यहाँ पे।
हम अपना सीधा ससुराल पकड़ेंगे, वहाँ पहुँचेंगे। दैट मे बी द रीज़न। ये चल रहा है साहब। ये एक क्रक्स मैंने आपको बता दिया कि मोदी जी 5 देशों की यात्रा पे क्यों जा रहे हैं। वैसे इस वीडियो को बनाने का मुख्य मकसद यही था कि मैं आपको यूएई का बताऊं, और यूएई का मैंने आपको बता ही दिया, फिर भी मैंने आपको बाकी कुछ हिंट्स दी हैं कि आप कुछ सोशल मीडिया के फालतू लोगों की बातों में ना आए कि ये 5 देशों की यात्रा पे बाहर क्यों गए हैं। बाकी मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।